आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है और जो इसका आप आंसर देंगे उसी के बेस पर हम अपनी कोशिश आप लोगों के साथ शेयर करें। मेरा क्वेश्चन है, हम क्यों पढ़ते हैं? आप लोग मेरा क्वेश्चन है, हम क्यों पढ़ते हैं? इसका कोई आंसर देना चाहते हैं आप? ठीक है, आप जिस तरह से एक हॉल में यहाँ बैठे हैं 2011 में वर्ल्ड के 196 कंट्री के इंटरनेशनल प्रोफेसर न्यूयॉर्क में एक हॉल के अंदर बैठे थे और उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि हम क्यों पढ़ते हैं। उन प्रोफेसरों ने 3 डेज थिंकिंग किया और 3 डेज थिंकिंग करके 4 लाइन में आंसर दिया। नंबर 1, लर्निंग टू नो। ज्ञान अर्जन करने के लिए हमें विद्या पढ़नी चाहिए। जिस हॉल में हम यहाँ बैठे, जिसके नाम से हॉल है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस शिक्षा नीति में इम्पोर्टेंस करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को अपने जन्म के साथ 2 ईश्वरी वरदान मिलते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ आइडिया। नंबर 2, पावर ऑफ इमेजिनेशन, विचार की शक्ति और कल्पना की शक्ति। इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही थी। मूल अखबार में लिखा था कि जो शिक्षा को अपने जीवन में धारण करता है उसी की जिंदगी में उन्नति होती है। इस्लाम के अंदर हदीस में हज़रत पैगंबर को कोट किया गया है। वो कहते हैं वह इंसान हलाक हो चुका है, मर चुका है, जिसका आज कल से बेहतर नहीं होता, जिसकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है कि उस इंसान को जीने का राइट नहीं। प्यारे बच्चों, 2012 में जिस तरह से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बीजिंग में बात करने के लिए गया था। प्रोफेसर माइजराई से मैंने पूछा कि आपकी कंट्री 1982 से लेकर 1987 तक इंडिया से बहुत पीछे थी। 1988 से लेकर 1995 तक वी आर इक्वल, लेकिन 1995 से 2012 इन 17 ईयर्स के अंदर आपने 400 मिलियन पीपल को बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर कैसे किया। तो प्रोफेसर माइजराई ने एक सेंटेंस मुझे समझाया कि 1988 में हमारे लीडर डेंग याओपिंग ने जब चाइना में रिफॉर्म करने की कोशिश की, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि हमारी जनरेशन की तकदीर रिलीजियस प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में नहीं लिखी जाएगी। हमारी जनरेशन की तकदीर स्कूल की बिल्डिंगों में लिखी जाएगी और हमारे किस्मत को लिखने वाले स्कूल में बैठे हुए टीचर और प्रोफेसर होंगे। तो हमारी जिंदगी की जो तकदीर है वह स्कूल की बिल्डिंगों में लिखी जाएगी। और उसके बाद चाइना ने अपने बच्चों को दुनिया में भेजना शुरू किया और नॉलेज उन्होंने गेन किया। आज वो आपके सामने उनका एग्जाम है। आप 10th क्लास पास करके फ्यूचर में अपने लाइफ को एक नया रास्ता देने वाले हैं। आज पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें तो 12वीं क्लास 12th क्लास पास करके जो कॉलेज में जाते हैं उसे हायर एजुकेशन। आज कनाडा का हायर एजुकेशन 51% है, जापान का हायर एजुकेशन 48% है, इजराइल का हायर एजुकेशन 46% है, यूएस का हायर एजुकेशन 42% है, कोरिया का हायर एजुकेशन 41% है,
ब्राजील का हायर एजुकेशन 40.13% है, ब्रिटेन का हायर एजुकेशन 38% है, फ्रांस का हायर एजुकेशन 37% है, सिंगापुर का हायर एजुकेशन 32%, 2014 में चाइना 27% उसका हायर एजुकेशन था, आज वो क्लेम करते हैं हम 59% पर है, जर्मनी 26.96% पर है, इटली 20.07%। हम लोग अभी 20% ये क्लेम कर रहे हैं, अभी कहाँ हम जाएंगे यह पाना मुश्किल है। प्यारे बच्चों, आप बड़े खुश होंगे कि हम 90+ मार्क्स लेकर के 12th में हम आए हैं, लेकिन आपको इस बात को याद रखना चाहिए, जिसकी पुस्तक पर दुनिया के लोग PhD करते हैं वह विलियम शेक्सपियर कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। जिसकी पुस्तक पर इंडिया में नोबेल प्राइज मिली थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर कभी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। वर्ल्ड के ग्रेट टेक्नोक्रेट स्टीव जॉब्स, he was not graduate। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरो विंस्टन चर्चिल, he was not graduate। आप इस देश में के कामराज, जिसके ऊपर तमिलनाडु में कामराज योजना चलती है, वो कभी भी स्कूल में नहीं गए थे। तो लर्निंग टू नो, ज्ञान को हमें सीखना चाहिए। तो ज्ञान हमारे लाइफ में 5 सोर्स से मिलते हैं। नंबर 1 फैमिली एजुकेशन, नंबर 2 सोसाइटी एजुकेशन, नंबर 3 करिकुलम, नंबर 4 एक्सपीरियंस और नंबर 5 नेचर। तो हमें इस 5 फील्ड से नॉलेज को एक्युमुलेट करने के लिए हमें डे टू डे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो लर्निंग टू नो, ज्ञान के बिना हमें सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए डेंग जियाओपिंग ने कहा था, द रूट्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज एनलाइटनमेंट। सुख का मूल ज्ञान है। सेकेंड बात कही यूनेस्को ने, लर्निंग टू डू, कार्यशीलता के लिए हमें विद्या अध्ययन करना चाहिए। डिलीजेंस विद स्किल, कुशलता एक पुरुषार्थ। और नंबर 3 लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन, साथ मिलकर रहना सीखो और एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। जिस देश के नागरिक आपस में एक साथ मिलकर रहना नहीं चाहते, उस देश का फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। और लास्ट है लर्निंग टू बी एंड बिकम। आप लोगों का एक ड्रीम होगा, मैंने क्वेश्चन किया, आपने आंसर नहीं दिया। हमें ब्यूरोक्रेट्स बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, टेक्नोक्रेट बनना है। और हमारी सोच है कि हमने वेल्थ एक्युमुलेट कर लिया, हमने पावर होल्ड कर लिया, नॉलेज गेन कर लिया, तो हमारी लाइफ सक्सेस हो गई। लेकिन ये सक्सेस के फार्मूले नहीं है और ये सक्सेस के प्रिंसिपल नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में ग्रेटनेस लाना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में 4 पिलर्स होने चाहिए। नंबर 1, बी अकाउंटेबल टू हायर फोर्सेस और सुप्रीम अथॉरिटी। पहले आपके ब्रेन में इस बात का फैसला होना चाहिए कि जिस एक्शन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके प्रति हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। हमें अपने सीनियर को इसको जवाब देना है, अपने आप को जवाब देना है और सुप्रीम पावर के प्रति हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर हम अकाउंटेबल होंगे तो हम एक ग्रेट इंसान बनेंगे। अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो आप ब्यूरोक्रेट्स बन करके भी जेल में जाएंगे, अच्छे लोग भी बन करके गलत करेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। नंबर 2, नर्चर एंड फॉस्टर रिलेशनशिप्स। रिश्तों को संवर्धित करो और उसे प्रोत्साहित करो। अगर आपने अपनी जिंदगी के रिश्तों को बचा लिया है तो यू आर सक्सेस, और अगर आपने अपनी लाइफ के रिलेशन को ब्रेक कर दिया है तो यू आर फेलियर। दुनिया की बड़ी एक फेमस यूनिवर्सिटी है, 1639 में उसका फाउंडेशन रखा गया और वर्ल्ड की टॉप 10 में आज तीसरे नंबर पर है। उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वह यूनिवर्सिटी लास्ट 77 ईयर से एक स्टडी करती है
कि कौन व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश है। तो उन्होंने 77 ईयर्स से जो स्टडी करते हैं, जो उन्होंने लिस्ट बनाया, तो सम पीपल यूएस प्रेसिडेंट, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सम पीपल टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, एरोनॉट्स, और 258 लोग ऐसे थे जिसको नोबेल प्राइज मिली हार्वर्ड में पढ़ने वाले। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बेस पर अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सका कि उसके पास नॉलेज है, या उसके पास पावर है, या उसके पास वेल्थ है। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में खुशी मिली, तो उसके लिए सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि जो अपने जिंदगी के रिश्तों को बचा लिया, वह अपने रिलेशन को मेंटेन रखा, वह इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश पाया गया। तो अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, पेरेंट्स के रिलेशन, इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशन, अगर आपने रिलेशन को मेंटेन रखा है, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस पाएगा। आपके हमारा पड़ोसी कंट्री भूटान है, वहाँ आप जाके देखें, वहाँ एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है हैप्पीनेस अफेयर। जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स है, डिफेंस अफेयर्स है, वहाँ हैप्पीनेस अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाई जाती है। तो खुश रहने का तरीका ये जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा इम्पोर्टेंट है लाइफ का, सक्सेस का, बी हैप्पी विद एवरीथिंग। हमेशा खुश रहो, हर सिचुएशन में अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करो। और सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ पिलर है, वो है हेल्प टू अदर, दूसरे की सहायता करो। अभी जो हमारे पूर्व रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट यहाँ बात कर रहे थे, हमारे स्टेट गुजरात में दुनिया के ग्रेट इंसान हुए थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका इंट्रोडक्शन में इस प्रकार से दूं। जब प्रेसिडेंट बराक ओबामा अमेरिका में प्रेसिडेंट बने और उनके स्वेरिंग सेरेमनी के बाद जब वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए, तो बीबीसी के रिपोर्टर रोजर हार्डी ने पूछा कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट, आपके ऑन्सेस्टर 50 इयर्स पहले इस कंट्री में होटल में वेटर नहीं बन सकते थे, आज आप यूएस के प्रेसिडेंट कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि आज आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है? तो प्रेसिडेंट ओबामा ने आंसर दिया कि काश अगर इस धरती पर आज महात्मा गांधी जीवित होते तो उनके साथ चांद पर बैठ करके मैं डिनर करता, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम होती। उन्होंने कहा अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग नहीं होते, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग नहीं होते तो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला नहीं होते, अगर इन लोगों का मूवमेंट नहीं होता तो आज मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं होता। उस महात्मा गांधी जी की लाइफ पर 100 वैल्यूज की बुक है, कलेक्टिव वर्क का महात्मा गांधी। 40 वैल्यूज के 126 नंबर पेज पर गांधी जी ने लिखा है कि माई इलिटरेट मदर बट माई वाइस मदर, शी was teach me earlier, if you can help somebody in life, only then your life is worth living. मेरी अनपढ़ माँ परंतु मेरी समझदार माँ ने मुझे बचपन में समझाया था। क्या समझाया था? कि जिंदगी की सफलता ये नहीं है कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना पावर है, कितना वेल्थ है। लाइफ की सक्सेस है कि अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, तभी आपका जीवन सफल है। उस महात्मा गांधी जी ने 1932 में नारा दिया था, ईच वन टीच वन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एजुकेट करे। 1932 में गांधी जी ने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, इंडिया की लिटरेसी को देखकर ईच वन टीच वन। एक इंसान अगर दूसरे को शिक्षित करे तो हम इस देश की इलिटरेसी को समाप्त कर सकते हैं। आप सब लोग अपनी जिंदगी के मिशन में कामयाब हो। प्यारे बच्चों में ये कहना चाहता हूँ, वेल्थ से, नॉलेज से लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती।
आप देखें जापान दुनिया का एक सबसे टेक्नोक्रेट कंट्री है। आप स्विट्जरलैंड को देखें, जिस तरह से अभी मून के विषय में साफ बात कर रहे थे, जब गॉड पार्टिकल के विषय में रिसर्च करना था तो जिनेवा और मेलबर्न के अंदर जमीन से 3 किलोमीटर अंदर एक लेबोरेटरी बनाई गई थी। वहां उस पर रिसर्च किया गया। दुनिया की शांति की जगह स्विट्जरलैंड और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। लेकिन आप ये देखें, स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, डिफेंस का बजट 0 है, पीस है, लेकिन वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग सुसाइड स्विट्जरलैंड में करते हैं और जापान में करते हैं। अगर वेल्थ और टेक्नोलॉजी से हैप्पीनेस लाइफ में आती तो उन लोगों को सुसाइड नहीं करना चाहिए। आप लोग की अगर एक गलतफहमी है कि अगर मेरी हिस्ट्री ग्रेट है हम महान बन जाएंगे, हमने नॉलेज गेन कर लिया हम महान बन जाएंगे, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है हम ग्रेट कंट्री बन जाएंगे, तो इट इज बेसलेस, ये आधारहीन बातें हैं। दुनिया में कोई भी कंट्री हिस्ट्री से ग्रेट नहीं बनती। हमारी कंट्री की 5000 ईयर्स की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, इजिप्ट की 4800 ईयर्स की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन वर्ल्ड से 5 कम्युनिटी पेरिस खत्म हो गई जिनकी हिस्ट्री ग्रेट थी। वो चाहे ग्रीक सिविलाइजेशन हो, मंगोलियन सिविलाइजेशन हो, पर्शियन सिविलाइजेशन हो, रोमन सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, आज उनका नाम निशान हिस्ट्री की ग्रेट थी। नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई देश महान नहीं बन सकता। आज कहा जाता है कि वर्ल्ड में जिसके पास कोस्ट लाइन होगा वो ग्रेट बनेगा, लेकिन आप देखें 11,085 किलोमीटर हमारे देश में कोस्टल एरिया है, 3,500 किलोमीटर माउंटेन एरिया है। हम लोग वहाँ नहीं पहुँच गए जहाँ हमें जाना चाहिए। अमेरिका की 450 ईयर्स की हिस्ट्री है। 200 ईयर्स से पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का देश नहीं था, 1950 से पहले सिंगापुर नहीं था, और आप देखिए 1948 से पहले इजराइल नहीं था, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री को ग्रेट बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के मकसद को साकार करना चाहते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। नंबर 1, रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति सम्मान हो। नंबर 2, डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन। नंबर 3, एथिकल वे ऑफ लाइफ, नैतिकता आधारित जीवन। और नंबर 4, सराउंडिंग योरसेल्फ विद ग्रेट पीपल, महान लोगों के एसोसिएशन में रहना सीखो। और लास्ट पॉइंट में कहना चाहता हूँ, ऑलवेज कम्पीट विद योरसेल्फ, हमेशा अपने साथ मुकाबला करो। हमेशा अपने साथ मुकाबला करने के लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आप जिस तरह से अभी फर्स्ट आएंगे, हमारे देश में एक ग्रेट मैन थे डॉक्टर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख साहब आईसीएस का एग्जाम देकर छुट्टी मनाने के लिए लंदन चले गए और वहां अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। उनके एक फ्रेंड एडलस स्टुअर्ट आते हैं और कहते हैं, मिस्टर देशमुख, रिजल्ट हैज बीन कम्युनिकेटेड, आज आईसीएस का रिजल्ट आउट हुआ, आपको पता चला? उन्होंने बैटिंग करते हुए कहा, हु स्टूड सेकंड, दूसरा कौन आया? थर्ड पोजीशन तो मेरी होगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पीछे कौन स्टैंड कर रहा है तो जानने में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन जब रिजल्ट चेक किया गया तो थर्ड पोजीशन सीडी देशमुख था। इसी तरह से हमारे देश में एक नोबल मैन हुए डॉक्टर सीवी रमन। 25 जून 1930 को कैलकाटा लेबोरेटरी में लाइट के रिसर्च का वर्क कंप्लीट किया और 27 जून 1930 को उन्होंने जहाज का टिकट खरीदा। इस वर्ष का नोबेल प्राइज हमें मिलेगा। फिजिक्स में किसी को नोबेल प्राइज दिया जाता है तो उसका अनाउंसिंग डेट है 27 दिसंबर और उन्होंने टिकट खरीदा 27 जून को। और 6 मंथ के बाद जब अनाउंस हुआ तो नाम आया डॉक्टर सीवी रमन का नोबेल प्राइज के लिए। तो डॉक्टर सीवी रमन को 6 मंथ पहले ये कैसे पता था हमें नोबेल प्राइज मिलेगा? डॉक्टर सीवी देशमुख को ये कैसे पता था
कि ICS एग्जाम में हम फर्स्ट आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का एनालिसिस किया था, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई किया था और अपनी वीकनेस को रिमूव करने के लिए डे टू डे प्रैक्टिस किया था। तो ऑलवेज कम्पीट विद योरसेल्फ। जो अपने साथ मुकाबला करता है उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। जय हिंद।